हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जीएसटी की। सीएस प्रोफेशनल का हमारा टॉपिक है, एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में उन्होंने कवर नहीं किया अभी तक। एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं फ्रॉम सीजीएसटी आईजीएसटी, और इसमें हमने काफ़ी सारे ब्लॉक्स जो है वो डिस्कस कर लिए। मैंने आपको बताया कि एंट्रीज़ हैं। मैंने जो यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है उसका वो ब्लॉक वाइज किया है। एंट्री नंबर 1 2 3 4 ऐसे ऑर्डर में नहीं है, लेकिन एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, गवर्नमेंट है, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, ऐसे ब्लॉक्स में उसको अरेंज किया है ताकि आपको याद रखने में वो चीज़ थोड़ी सी बेटर या सिंपल लगे। अब जैसे पेज नंबर 261 पे है जो ब्लॉक, इट इज़ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, मतलब जो सर्विसेज गवर्नमेंट हमें या किसी और को प्रोवाइड कर रही है और उसमें जीएसटी का कोई रोल नहीं है, एग्जेम्पशन है, वो यहाँ पे क्लैरिफाई उन्होंने किया हुआ है। तो देखें क्या बोला है इसमें। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 22 है, एंट्री नंबर 4 है, सर्विसेज बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी इन रिलेशन टू म्यूनिसिपैलिटी फंक्शंस। ओके, services by government authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a municipality under article 243W of the constitution are exempt. in short, गवर्नमेंट हमें जो भी सर्विसेज दे रही है, लेकिन डायरेक्टली खुद नहीं, म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू, तो उन्होंने जो पावर्स म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को दे रखे हैं कि वो पब्लिक को सर्विस दें या पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड करें, तो जो भी फैसिलिटीज़ म्यूनिसिपैलिटी हमें प्रोवाइड करती है उसके ऊपर कोई जीएसटी का प्रोविजन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो हमें उस पर जीएसटी नहीं देना। इन शॉर्ट, सर्विसेज बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी इन रिलेशन टू पंचायत फंक्शंस, देखो दोनों रखने पड़ेंगे, क्योंकि अर्बन एरियाज़ के लिए, सेमी रूरल के लिए म्यूनिसिपैलिटी है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, और यही अगर हम रूरल एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे पंचायत वाला सिस्टम जो है वो गांव में अभी भी रहता है। तो पंचायत फंक्शंस की भी बात करें तो पंचायत भी गांव के लोगों को जो फंक्शंस या सर्विसेज दे रही है उसके ऊपर कोई जीएसटी उनसे वसूल करने के लिए उनको कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं है। सोवरेन सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और लोकल अथॉरिटी। ओके, अब ये लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं इसमें क्या टैक्सेबल क्या नहीं, कोई एक्सेप्शंस भी रहेंगे, तो क्लियर कर लेते हैं। अच्छा पॉइंट है, सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज। तो एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या हुआ कि ये सब टैक्सेबल है। आप है ना इसको हाईलाइट कर लेना इस तरीके से, आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि भाई ये टैक्सेबल है, आप टिक मार्क कर दो कि ये टैक्सेबल है, और जो रिमेनिंग है ना, ठीक है, एक्सक्लूडिंग लिखा है तो ये सारी टैक्सेबल, लेकिन बाकी की जो भी होंगी वो सब एग्जेम्प्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप शुरुआत से पढ़ोगे ना, सर्विसेज बाय द फॉलोइंग अथॉरिटीज एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, ऐसे पढ़ना है, तो ये सब टैक्सेबल हो जाएंगी। और इसमें भी अगर कोई एक्सेप्शन आ गया अंदर तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मैं बताता जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जैसे स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। मतलब इन शॉर्ट, पोस्टल डिपार्टमेंट जो भी सर्विसेज यहाँ पे लिखी है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के अलावा किसी और को ये सर्विसेज देगा तो उस पर जीएसटी लगेगा। मतलब पब्लिक को आप सर्विस दोगे स्पीड पोस्ट की, पार्सल की, लाइफ इंश्योरेंस की, तो फिर उसके ऊपर जो है जीएसटी वो लोग कलेक्ट करेंगे। तो आप कोई डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट करने जाते हो तो उसके जो चार्जेस होते हैं उसके अंदर जीएसटी का अमाउंट भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, बट अगर यही पोस्टल डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के लिए काम कर रहा है तो उनका खुद का डिपार्टमेंट हो गया ना, तो खुद से जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। इवन स्टेट गवर्नमेंट से भी जीएसटी लिया जाएगा, लोकल अथॉरिटी से भी जीएसटी लिया जाएगा, क्योंकि उनको अदर देन में नहीं रखा है। क्लियर है? तो अदर देन वाले जो है ना, ये वाले जो पॉइंट है ये एग्जेम्प्ट है, इनमें कोई जीएसटी नहीं है। क्रॉस कर रहा हूँ मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा, टिक मार्क कर रहा हूँ मतलब उस पर टैक्स लगेगा, ऐसे आप समझ लो। इसमें बोला एजेंसी सर्विसेज। एजेंसी सर्विस में क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस या पोस्टल डिपार्टमेंट आपको एज एन एजेंट भी सर्विस देगा, बिल कलेक्शन, कैश कलेक्शन, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, बिल पहुंचाना एंड ऑल, तो वो सब चीज़ें होती है ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट जो है वो सर्विसेज देता है कि कस्टमर को बिल डिलीवर करना है और उससे पैसा कलेक्ट करके कैश लेके आना है। ऐसा लाइट बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं उसमें ऐसी फैसिलिटी वो लोग देते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट भी लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज देता है, जैसे आजकल प्राइवेट प्लेयर्स हैं मार्केट में उस तरीके से। सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट। ओके, अब यहाँ पे ये कौन सी सर्विस की बात हो रही है? देखो ऐसा है, एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है दैट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी,
उनके कंट्रोल में इंडिया के मेजॉरिटी एयरपोर्ट्स हैं। तो एक एयरलाइन कंपनी, सपोज अभी इंडिगो एयरलाइंस है या स्पाइस जेट है, तो ये तो प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है। इंडिगो जो है उसमें टाटा का इन्वेस्टमेंट है। अब इंडिगो एयरलाइंस का जो प्लेन जब मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड करता है, तो मुंबई एयरपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में आता है, वो लोग इनसे रेंट चार्ज करते हैं। मतलब आप इंडिगो एयरलाइंस वाले हो, मुंबई एयरपोर्ट मेरा है, अगर आपको मेरे एयरपोर्ट से प्लेन टेक ऑफ करना है और यहाँ पे लैंड करना है, तो यू हैव टू पे मी। तो आप कस्टमर से जो टिकट का पैसा चार्ज कर रहे हो ना, उसका एक हिस्सा आपको मुझे देना पड़ेगा एज ए रेंट, ये भी होता है। दूसरा, आप एरोप्लेन पार्क कहाँ पे करोगे जिस दिन आपकी फ़्लाइट नहीं है? मुंबई एयरपोर्ट पे या दिल्ली एयरपोर्ट पे या कोई भी एयरपोर्ट पे। तो उस एयरपोर्ट पे जो आप उसका हैंगर, जो उसका शेड बोलते हैं ना, जहाँ पे एरोप्लेन को पार्क किया जाता है, तो वो जो आप स्पेस यूज़ कर रहे हो ना, उसका भी पर डे का रेंट लगता है, यू नो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ऐसा बोला है कि services in relation to an aircraft vessel inside or outside the presence of a port और एन एयरपोर्ट, मतलब ये एग्जेम्प्ट सॉरी ये टैक्सेबल नेचर की है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो इन शॉर्ट इंडिगो एयरलाइंस जो है, जब एयरपोर्ट अथॉरिटी को रेंट और चार्जेस पे करेगी, तो उस पर जीएसटी भी ऐड करके पे करना होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, इसमें भी जीएसटी आएगा। इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर डी है, एनी सर्विस अदर देन सर्विसेज कवर्ड अंडर एंट्रीज ए टू सी अबव प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटीज। इन शॉर्ट ऐसा हो गया कि ए बी सी वाली जो एंटिटीज मतलब सर्विसेज हैं, वो तो सबके लिए टैक्सेबल है, स्पीड पोस्ट एंड ऑल, एयरक्राफ्ट एंड ऑल, मतलब वो कोई इंडिविजुअल का तो होगा नहीं, और होगा तो भी उस पर टैक्स लगेगा ही। एनी सर्विस अदर देन द 3 अबव प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी। तो स्पेसिफिकली यहाँ फोर्थ पॉइंट में बिजनेस एंटिटीज़ को टारगेट किया है, और उनके लिए बाकी सारी सर्विसेज पे भी जीएसटी है। आम पब्लिक के लिए ऊपर के 3 पॉइंट्स में से जितने रिलेट हो सकते हैं उतने पे जीएसटी है। अभी एयरक्राफ्ट में आप सोचोगे कि आम आदमी के पास एयरक्राफ्ट थोड़ी ना होता है, लेकिन इंडिविजुअल्स के पास हो सकता है ना। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, इनके पास अपने खुद के एयरक्राफ्ट हैं पर्सनली, तो वो भी लोग यहाँ पे कवर हो सकते हैं जिनको जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है। बाकी सारी सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको ट्रीट करना है, तो कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, है तो फिर भी आप पूछ सकते हो। अच्छा, अदर एस्पेक्ट्स में क्लैरिटी दी है, कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज जो टैक्सेबल हैं, कुछ सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट है। ऊपर हमने इसके बारे में बात तो की, इसी को वापस से उन्होंने थोड़ा डिटेल में समझाने की ट्राई की है, बट हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो अगर आप पढ़ भी लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। और कुछ इश्यूज हैं जिनका क्लैरिफिकेशन दिया है, इसमें भी मेरी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको एंट्री समझा दी है, बाकी पॉइंट्स आप पढ़ पाओगे। देखते हैं आगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट इन प्रीसीडिंग FY। ओके, सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, यूटी, लोकल अथॉरिटी, किसको? टू बिजनेस एंटिटी, ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। वो जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, तो अगर उनको सर्विसेज दी जाए तो उसमें एग्जेम्पशन रहेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि छोटी एंटिटीज़ है ना, उस चीज़ को ध्यान में रखा है। फिर क्या बोला है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीजी, एसजी, यूटी, एलए और टू अ बिजनेस एंटिटी with an aggregate turnover of up to such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration under the CGST Act are exempt. Okay. The provisions of this entry shall not be applicable to the following services. जो नीचे लिखी है वो पिछले पॉइंट में भी थी, क्योंकि ये सारी सर्विसेज जो है ए पॉइंट में वो तो सबके लिए टैक्सेबल है, हमने पीछे देख लिया था, तो फिर उसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर देंगे तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, इसलिए वो टैक्सेबल रहेंगी। छोटी मोटी सर्विसेज तो है, पोस्ट, एयरक्राफ्ट वाली तो फिर भी बड़ी है, बट जिसका आप सोचो जिसका जीएसटी नंबर तक नहीं है, 20 लाख 40 लाख का टर्नओवर है, उसके पास एयरक्राफ्ट होना वैसे भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो डायरेक्ट है, इसमें भी उन्होंने बोला कि यहाँ पे जीएसटी आएगा, मतलब क्योंकि आप छोटी बिजनेस एंटिटी हो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग सर्विस पे आपको जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, तो लगेगा, ये क्लियर कर दिया। तो आपको सिर्फ वो टिक मार्क करके रखना है कि हाँ इस पे जीएसटी लगेगा, इस पे नहीं। लास्ट डे पे पढ़ते टाइम जितना टाइम बचा सको और फटाफट पढ़ सको उतना अच्छा है। क्या ग्रामर रीड करके इंटरप्रेट करने बैठ गए ना, उस दिन टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो टिक मार्क और क्रॉस, इसके बेसिस पे आप जल्दी जज कर पाओगे।
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी टू अनदर गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी, आपस में एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे को नहीं लूटते, अंदर से सारे मिले हुए हैं, ये सिर्फ पब्लिक को लूटते हैं. हाउएवर नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू, इसमें भी एक्सेप्शंस है. अब नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू का मतलब ये है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना सब टैक्सेबल हो जाएंगे, इसलिए टिक मार्क कर रहा हूँ. ठीक है, पॉइंट्स वही के वही है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी, ओके, और अ लोकल अथॉरिटी वेयर कंसिडरेशन for such services does not exceed 5000 rupees. ओके, ठीक है. अब ये अमाउंट के रेफरेंस में दिया हुआ है, बट फिर नीचे हाउएवर में प्रोविजो तो सेम ही है. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का कुछ पॉइंट है यहाँ पे. इन केस वेयर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 clause 33 is provided by CG, SG, union territory or local authority, the exemption shall apply only where the consideration charged for such service does not exceed 5000 in a financial year. वो ईयर है, ईयर नहीं. ओके, अब इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल अगर होता तो बेटर था, है नहीं, तो बस अमाउंट के थ्रू याद रख लो काफ़ी है, बाकी सम्स में कुछ आएगा तो मिल जाएगा. सर ये ओल्ड एज होम वाला पॉइंट हमने पहले भी देखा था, रिपीट है. एंट्री नंबर 29, सर्विसेज बाय वे ऑफ guaranteeing of loans taken by government undertakings or PSUs from the banking companies and financial institutions. तो यहाँ पे ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी है स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट एंटिटीज़ की गारंटी ले रहे हैं. मतलब अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, PSU है, और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है जिसमें मैक्सिमम पैसा गवर्नमेंट का होता है, ये लोग बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लेते हैं तो उसको जो है गारंटी करने का काम सरकार करती है कि भाई हमारी कंपनी, आप लोन दे दो, डूबेगा तो पैसा हम दे देंगे. हम कहाँ से लाएंगे, पब्लिक के टैक्सेस में से, तो घुमा फिरा के हम अपनी जेब से कुछ नहीं देने वाले, बट ऐसी गारंटी ले रहे तो उसके ऊपर कोई GST की बात नहीं. ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, इन शॉर्ट GST इन द सेंस, वैसे कन्फ्यूजन मत रखना कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने PSU की गारंटी ली तो एक सर्विस ही दी ना उनको. मान लो अगर गवर्नमेंट उनसे उसके लिए कोई कंसिडरेशन लेती है ऑन अकाउंट, तो उस कंसिडरेशन पे GST नहीं है, कहने का मतलब ये. अदरवाइज आप सोचोगे सर पैसा कहाँ लग रहा है जो GST की बात हो रही है, तो ऐसे बता रहा हूँ. सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी LA बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन एट्सेट्रा. रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का, देखें कुछ बोला है क्या. ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है ना कि सरकार की तरफ से आपको रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी मिलती है, जैसे प्रॉपर्टी रजिस्टर कराते हैं, फैक्ट्री रजिस्टर कराते हैं, प्रीमाइसिस रजिस्टर कराते हैं, सब नहीं होता. तो उस रजिस्ट्रेशन सर्विस की बात हो रही है. तो इन्होंने बोला है कि कुछ रजिस्ट्रेशन सर्विसेज ऐसी हैं जो सरकार आपको देती है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस या चार्जेस वो लेंगे, लेकिन उस पर GST नहीं लगेगा. जैसे बोला है यहाँ पे, रेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स और पब्लिक एट लार्ज, फायर लाइसेंस. ठीक है, अब जैसे होते हैं ना भाई, रेस्टोरेंट है, आपको फायर सेफ्टी का लाइसेंस लेना पड़ेगा. कमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो फायर सेफ्टी के लाइसेंस के लिए आपको वो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है आपकी, वहाँ के फायर डिपार्टमेंट में बात करके उनको इंस्पेक्शन के लिए बुलाना पड़ेगा, और इंस्पेक्शन करने के बाद वो जो है आपको सर्टिफिकेट देंगे और उसका कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा. नॉमिनल होगा, ज़्यादा महंगा नहीं होता है वो, पर उसके ऊपर कोई GST नहीं पे करना, तो उसको एग्जेम्प्ट किया है इस तरीके से. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स, जैसे पासपोर्ट इशू करना, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट्स, ये सब चीज़ें एग्जेम्प्ट है. ठीक है, सर्विसेज बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, ये भी बोला है उन्होंने, कितनी बार होता है ना कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो सरकार के साथ और फिर आप उसको जो है कंप्लीट नहीं करते हो, परफॉर्म नहीं करते हो, तो उसके ऊपर वो आपसे फ़ाइन लगा सकते हैं या डैमेजेस ले सकते हैं, लेकिन उस डैमेजेस या फ़ाइन के अमाउंट पे कोई GST नहीं लेंगे कि भाई हमने बर्दाश्त किया ना आपकी हरकतों को, तो GST भी दो, ऐसा नहीं. ठीक है, other aspects, non-performance of a contract or breach of contract is one of the conditions normally stipulated in the government contracts for supply of goods or services. The agreement entered into between the parties stipulates that both the service provider and the service recipient abide by the terms and conditions of the contract. ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कुछ काम नहीं है, ये एक बार रीड करके भी क्लियर हो जाएगी, टाइम वेस्ट नहीं करते उसके ऊपर.
एक हिंट भी मिल जाए ना कि क्या पॉइंट है, तो बाकी की लैंग्वेज एक बार तो वैसे भी आपको पढ़नी है, और डाउट्स होंगे तो मैं करवा दूंगा, वो आप पूछ ही सकते हो. सर्विस बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू एन इंडिविजुअल फार्मर फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर. बेसिक जो ये पॉइंट है ना, ये इन्होंने बनाया है विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर फैसिलिटी. गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पे ये किया कि जहाँ पे एग्रीकल्चरल फार्मिंग होती है, वो फार्म्स के एक साइड से, मतलब एक एंड पॉइंट से एक पूरा रिवर चैनल जो होता है ना, उसका पानी जो है वो डाइवर्ट कर दिया. तो एक चैनल क्रिएट किया, वाटर चैनल, इरिगेशन चैनल या जो भी आप बोल सकते हो. तो जो भी पानी है, नदी का पानी है, डैम का पानी है, तो उसको डाइवर्ट किया जाता है टूवर्ड्स दैट चैनल, ताकि आपके खेत के एक बॉर्डर पे ही आपको पानी का सप्लाई मिल जाए, और वहीं से आप अपने जो भी फार्म है उनको वाटर जो है प्रोवाइड कर सको, और इरिगेशन का आपका जो फैसिलिटी है वो आपके हाथ में रहे. और सरकार इसके लिए आपको राइट दे रही है कि आप उस चैनल में से पानी यूज़ कर सकते हो, और उसके लिए आपसे हो सकता है कि कुछ चार्जेस भी लिए जाए, ठीक है, बट वो चार्जेस के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये क्लैरिफाई किया उन्होंने. तो ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे है. तो नेचुरल रिसोर्सेज में मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया, कोई और भी एग्जांपल हो सकता है. मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, ये हमने कस्टम्स में पढ़ा था. आपको अगर थोड़ा बहुत ध्यान में हो तो मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस में हमने कस्टम्स में ऐसा कुछ पढ़ा था कि अगर आपका जो मतलब कंसाइनमेंट है वो पोर्ट पे आने वाला है, जिस दिन पोर्ट बंद है, छुट्टी है, पोर्ट की ऑफिशियल हॉलीडे है, तो आप पोर्ट पे पहले से इन्फॉर्म करके चार्जेस पे करके पोर्ट ओपन रखवा सकते हो, ताकि आपका कंसाइनमेंट सेम डे क्लियर हो जाए. नहीं तो आपके चार्जेस लग जाएंगे, वो शिप के वेटिंग चार्जेस, और हम जो देखते हैं डेमरेज, लाइटर एज, बार्ज, तो वो सब एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हो. तो जो ऑफिसर्स एंड ऑल उस दिन ओवर टाइम कर रहे हैं, स्पेशली ड्यूटी पे आए हैं, तो आपको चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे उनको, लेकिन उस पर कोई जीएसटी नहीं है, तो इसको भी एग्जेम्प्ट किया हुआ है. देखो स्पेसिफिकली इतना सोच सोच के उन्होंने बनाया है ताकि क्लैरिटी रहे. स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर. ओके, देखिए ये कुछ नया आया है. 65B, services supplied by state government to access royalty collection contractor by way of assigning the rights to collect royalty on behalf of the state government on the minerals dispatched by the mining leaseholders are exempt. अच्छा, ओके. तो यहाँ पे इन शॉर्ट ऐसा है कि किसी को हायर किया गया है फॉर कलेक्टिंग द रॉयल्टी. इन शॉर्ट सरकार ने जो माइनिंग माइंस होती हैं, उनके जो लीज होल्डर्स होते हैं, उनको माइंस अलॉट की होती है कि भाई सरकारी माइन है और आप इसमें से माइनिंग करके जो भी मिनरल्स निकलते हैं उसको बेच सकते हो, और जो भी मिनरल्स निकलेंगे उसके हिसाब से जो रॉयल्टी सरकार की बनती है वो रॉयल्टी आप सरकार को दोगे. लेकिन उस रॉयल्टी को कलेक्ट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर. तो ये जो सर्विसेज है उसकी बात हो रही है. तो सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट to the royalty collection contractor by way of assigning the right to collect royalty. मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने वो राइट किसी और को पास ऑन कर दिया है. तो हो सकता है कि सरकार ने इनको बोल दिया कि एक काम करो, हमें आप पैसा दे दो जितनी हमने माइंस अलॉट की है उसके बेसिस पे, और जो रॉयल्टी कलेक्ट करनी है आप आगे करते रहना, हमें इससे फ्री कर दो. अगर ऐसा कुछ है तो एक तरीके से राइट पास ऑन किया है, उसके लिए हो सकता है कोई कमीशन या कंसिडरेशन सरकार लेती हो और आपको ये राइट देती हो, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है. ये क्लियर है, अब ध्यान रखना. ठीक है, आगे बढ़े. ओके, अब यहाँ तक आते आते एक ब्लॉक तो हमारा कंप्लीट हो गया है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट. अगले ब्लॉक में है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट. ज़्यादा नहीं है, चलो ख़त्म ही कर लेते हैं, हो जाएगा मेरे हिसाब से. प्योर सर्विसेज टू गवर्नमेंट इन रिलेशन टू पंचायत फंक्शंस एंड म्यूनिसिपल फंक्शन. मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि ये जो पंचायत है और जो म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है, ये लोग जो सरकार को फैसिलिटी दे रही है, सर्विस दे रही है, उनके बिहाफ पे काम करके उसमें कोई जीएसटी नहीं है आपस में एक दूसरे से, ये ध्यान रखना है. कॉम्पोजिट सप्लाई टू गवर्नमेंट एट्सेट्रा exempt if value of goods is not more than 25% of total value. अच्छा देखें, composite supply of goods in which the value of supply of goods constitutes not more than 25% of the value of the said composite supply provided to central government, state government, etc. in relation to any function entrusted to a panchayat or in relation to any function entrusted to a municipality अंडर द गिवन आर्टिकल आर एग्जेम्प्ट. लेकिन ये कौन किसको क्या सप्लाई कर रहा है और कौन से गुड्स की बात हो रही है.
सर्विसेज गवर्नमेंट को दी जा रही है, देने वाली पार्टी है या तो पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी, तो ये लोग जब गवर्नमेंट को कोई कॉम्पोजिट सप्लाई दे रहे हैं, तो कॉम्पोजिट सप्लाई में गुड्स और सर्विसेज दोनों हो सकती है, और उसमें सर्विसेज का पार्ट ज़्यादा है और गुड्स की वैल्यू टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई के 25% से ज़्यादा नहीं है, तो उस सिचुएशन में कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी सरकार से कोई जीएसटी नहीं लेगी, ऐसा है। अब ये तो कोई एग्जांपल आए तो पता चलेगा साउंड्स में, अब कौन से गुड्स और कौन सी सर्विस की बात हो रही है वैसा कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बोला उन्होंने, कि अपने उसको यहाँ डिस्कस करें। सप्लाई ऑफ अ सर्विस बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी टू गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट एंटिटी है और वो गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज सप्लाई कर रही है, उस पर भी कोई जीएसटी वो कलेक्ट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वो है जहाँ 90% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का ही होता है, कंट्रोलिंग उनका ही होता है, और गवर्नमेंट एंटिटी मतलब कोई कंपनी या कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स टू गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। फेयर प्राइस शॉप्स वो राशन शॉप्स होती हैं जो जहाँ पे गरीब लोगों को लिमिटेड प्राइस पे, जैसे होता है वो 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो में अनाज, गेहूँ, चावल ये सब जो मिलता है ना, तो वो जो दुकान है, जो दुकान खोल के बैठा है, वो सरकार को सर्विस दे रहा है कि पब्लिक तक सस्ता अनाज पहुंचाने के लिए मैं स्टोर ओपन करके बैठा हूँ और मैं सपोर्ट करूँगा। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे देख रहे हैं, और फेयर प्राइस शॉप उसको बोला जाता है। तो वो दुकान वाला जो सरकार को सर्विस दे रहा है आप तक सस्ते गुड्स पहुँचाने के लिए, उस पर अगर वो उनसे कोई कमीशन तो लेता ही होगा ऑब्वियसली, उस पर कोई जीएसटी चार्ज वो सरकार से नहीं करेगा। सर्विस इज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अंडर और यूनियन टेरिटरीज अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय द गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। वो करेक्शंस कर लेना स्पेलिंग में गवर्नमेंट एंड ऑल। इसमें ऐसा है कि सरकार ने स्कीम निकाली है कि इंश्योरेंस करना है पुअर वर्कर्स का, लेबर्स का, फार्मर्स का, ये वो, तो इंश्योरेंस कंपनीज आगे आएँ और जो रेट, जो प्रीमियम हम बोल रहे हैं उस पर काम करें, एंड जो भी बाकी का कॉम्पनसेशन कमीशन देना है वो हम देंगे आपको। वो जो योजना आती है ना सरकार की उसमें, तो इंश्योरेंस कंपनीज में ज़रूरी नहीं कि एलआईसी हो, बाकी प्राइवेट कंपनीज को भी यहाँ पे काम मिल सकता है, या एलआईसी भी हो सकती है। तो ऐसे केस में जो भी कमीशन गवर्नमेंट से इंश्योरेंस कंपनीज को मिलता है ना, उसके ऊपर कोई जीएसटी लगाने की ज़रूरत नहीं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। जीएसटीएन नेटवर्क एक तरीके से कॉरपोरेट ग्रुप है जो जीएसटी पोर्टल को मेंटेन कर रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, डोनेशंस दिए, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो वो लोग सरकार को एक तरीके की सर्विस दे रहे हैं ताकि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन ऑनलाइन तरीके से बेस्ट मेथड से हो सके, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। ये भी ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ऐसा कुछ हो सकता है, तो फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सरकार लोगों को ट्रेनिंग देना चाहती है ताकि वो कुछ काम कर सकें, कुछ अर्निंग कर सकें, ठीक है, स्किल बढ़ाया जा सके। और इसके लिए जिनको हायर किया जा रहा है उनको ये बोला गया है कि आप पब्लिक को फ्री सर्विसेज दो ट्रेनिंग की, जो भी पैसा है हम आपको पहुंचाएंगे। तो वो कंसिडरेशन पे सरकार से कोई जीएसटी उस एजेंसी या एंटिटी को कलेक्ट नहीं करना है, क्लियर। तो यहाँ तक आते आते अपना ये गवर्नमेंट वाला पूरा ब्लॉक जो है ना, बाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो कवर हो चुका है। तो इस ब्लॉक में मैं इतना ही रख रहा हूँ, फिर बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप इसको पढ़ के एक बार कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।